हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। और आज हमारे साथ जो हस्ती बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये हमारे साथ हैं गुड्डू बाबा, जिनको लोग PIL का हीरो भी समझते हैं। इनको रियल हीरो का भी पुरस्कार हमारे बेहतरीन उद्योगपति मुकेश अंबानी जी ने दिया था। आज हम इनसे बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिन्होंने इनको आकर्षित किया सामाजिक जीवन में आने के लिए, और वो कौन से कारण हैं जिन्हें की वजह से ये आने वाले हैं बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले हैं। और इन सब प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुड्डू से गुड्डू बाबा बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू हुई और कहाँ से कहाँ तक ये सफ़र जाएगा, हम इनको समझते हैं। प्रणाम बाबा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप पूरी टीम को मेरे तरफ से भी है, गुड्डू बाबा की तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, आशीर्वाद है। सर, पहला सवाल तो ये आता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, स्नातकोत्तर हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। पढ़ाई करने के बाद सामान्यतः जो बिहार के छात्र होते हैं वो नौकरी करना चाहते हैं, तो आपने इस दिशा में कोई काम नहीं किया? ऐसा है कि मैं शुरू से ही, मुझे अधीनता स्वीकार नहीं थी, स्वतंत्र ख्याल का मैं था, और सामाजिक कामों में मुझे रुचि शुरू से ही रहती थी। और वैसे मेरा शुरू से एक मानना था कि ऐसे भी कहा गया है कि मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज का जो मामला है, तो मनुष्य सिर्फ सोच सकता है, प्रयास कर सकता है, और निष्पादन तो ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ेगा। आप कहना ये चाहते हैं कि ये जो जीवन आपने शुरू किया है ये निर्णय भगवान का है, आपका नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हर मनुष्य के जीवन की एक ऊंचाई है, वह वहाँ तक पहुँचेगा, चाहे कोई भी रास्ता हो, कितनी भी बाधाएं आए, वह अपनी दूरी को तय करता है। और हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं। तो मैं ये मान कर चल दिया कि मुझे समाज के लिए जीना है, समाज के लिए कुछ करना है, यही मेरी नियति है, और मैं इस पर आगे बढ़ता चला गया। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सामाजिक तो मैं पहले ही से था। कहीं भी लगता था कि कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो हम लोग उस समय एक टीम बना करके काम किया करते थे। मैं पटना के ही एन कॉलेज से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। पटना के राजकीय हाई स्कूल शास्त्री नगर से हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। तो जहाँ कहीं कोई गड़बड़ियाँ दिखती थी, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समय हम लोग ये मगध एन कॉलेज में जब हम लोग स्नातक की परीक्षा देने जा रहे थे, तो उस समय एक परिपाटी चल गई थी कि पूरे मगध यूनिवर्सिटी का परीक्षा, ऑनर्स की परीक्षा जो है वह मगध यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर गया में होगी। लेकिन हम लोग चंद लोग थे उसमें। आज अभी एन कॉलेज के प्रिंसिपल शशि प्रताप शाही भी हैं, राकेश बिहारी लाल अभी इनकम टैक्स में। कुछ लिमिट जो हमारा सानिध्य है अपने दोस्तों का, ये क्रांतिकारी विचार का था। हम लोगों ने प्रयास किया, जगन्नाथ मिश्रा उस समय CM थे, नागेंद्र झा आपके एजुकेशन के मंत्री थे, मुट्ठी भर लोगों का प्रयास ने रंग लाया, और कोई आंदोलन नहीं करने पड़े, एकदम साइलेंटली हम लोगों ने प्रयास किया। और मगध यूनिवर्सिटी का जो वो परंपरा था कि नहीं ऑनर्स की परीक्षा सेंटर वहीं गया में होगी, यह टूटी, और फिर से हम लोगों के समय में एन कॉलेज में ही होम सेंटर आ गया। पूरे मगध यूनिवर्सिटी गए, आरा का जितने, मैं बताऊं कि बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी। यानी आप छात्र जीवन से ही सामाजिक आंदोलनों से जुड़ गए? बिल्कुल, मैंने आंदोलन कोई धरना प्रदर्शन माध्यम से नहीं होता था, वो कागज़ से ही होता था, लिखा पढ़ी से, और वो एक आदत बचपन से पड़ी हुई थी। गंगा सफाई योजना का विचार आपके मन में कब आया? ये 97-98 की बात है। हम लोग गंगा के किनारे, क्योंकि एक हमारे गुरु जो हैं वो सुधीन कुमार मित्रा, SK मित्रा, वो तंत्र साधना से वो जुड़े हुए थे। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है, और वो इलाहाबाद में सर्विस में थे, अलर्ट सर्विस से थे वो। और एक मन में जिज्ञासा होती थी, क्योंकि हमारे पिताजी वगैरह सब लोग उन्हीं से गुरु दीक्षा लिए थे, ये होता क्या है। तो उसी कड़ी में एक बार मैं बांस घाट पर गया, और लोगों के बीच रह करके जो वहाँ पूजा पाठ होता था, हमने वहाँ समय दिया। इसी कड़ी में मुझे वो दिन याद है, 22 दिसंबर की रात, जब हम लोग अपनी साधना से उठे तो देखे कि बगल में एक वृद्ध व्यक्ति, जिनकी आयु लगभग 65-70 साल हो रही होगी, वो नाले में नहा लिए थे।
क्योंकि गंगा वहाँ पर नहीं रह गई थी, वो नाले के रूप में तब्दील होकर के बह रही थी। हमने उनसे जाकर पूछा कि बाबा आपने ये क्या किया, ये तो नाले का पानी है, ऊपर में हैंड पाइप था, चापाकल था, उसमें आपने क्यों नहीं स्नान किया। तो उस व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने जो अपनी बातें रखी मेरे सामने, मेरे जीवन की धारा बदल गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये हमारी धर्मपत्नी है और इनकी इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर हो और बांसघाट पे ही हो। तो हम जब इनको लेकर के यहाँ पर आए हैं तो मेरे पास 300 रुपया नहीं था। उस समय नाव वाले 300 रुपया लेते थे और लोगों को मुख्य धारा तक, गंगा जो दूर गई थी 3 किलोमीटर के लगभग, वहाँ तक लोगों को ले जाया करते थे। तो उस व्यक्ति ने एक तो अपनी पैसे की आर्थिक बात पर ये अपना दर्द महसूस कराया मुझे, और दूसरा गंगा के प्रति आस्था। उस समय मैं बिहार के पहले फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर कैप्टन विजय बहादुर के साथ रहा करता था, और मैंने जब उनसे सुबह में इस बात को शेयर किया, अभी भी साक्षी हैं, एक दो यूथ हमारे बीच से हैं, ओम प्रकाश जी, डब्लू बबलू, ये दो भाई हैं आपस में, दोनों आज कुशल व्यवसायी और संवेदक बन चुके हैं। इन लोगों का वहाँ आना जाना था, और हमने जब कैप्टन साहब के साथ इस बात की चर्चा की तो लोगों ने कहा कि बाबा ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपके पूरे जीवन गुजर जाएंगे, सोच लीजिए। हमने कहा कि गंगा मेरा मिशन हो गया, इसके लिए हम अंतिम सांस तक फाइट करेंगे। सेव मिशन गंगा हमारी जीवन की ये बन गई। सेव मिशन गंगा योजना जो आपने शुरू की, तो उसमें PIL का प्रक्रिया आप किस तरह से, मतलब कौन आपको सलाह दिया, आपने खुद आपको महसूस हुआ? नहीं, PIL की प्रक्रिया उसमें ऐसे शुरू हो गई कि हम लोग सेव मिशन गंगा के तहत जागरूकता अभियान चला रहे थे, गंगा के किनारे बोट से गुजर रहे थे। तो जब हमारी नाव गंगा के किनारे, PMCH गंगा के किनारे है, और पोस्टमार्टम रूम से गुजर रही थी पीछे से, तो वहाँ पर काले रंग का एक भैरव हम इसलिए कहते हैं कि चूँकि अघोड़ पंथ में भैरव को जानते हैं लोग, सनातन धर्म के लोग, कि कुत्ते को भैरव कहा जाता है, भैरव भैरवी का मामला है। तो हमने ये, वो जब भौंकने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यह कुछ कहना चाह रहा है, बिल्कुल आध्यात्मिक बात है। तो हमने कहा कि नाव को भाई वहाँ तक मोड़ कर ले चलिए। हालांकि सभी लोग, हमारे समर्थक जो साथ में थे, उन लोगों ने कहा कि बाबा ये आप कहाँ जा रहे हैं, वो पोस्टमार्टम है, पीछे कहीं सड़ा गला लाश मांस वगैरह खाया होगा, पागल हो गया होगा। लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पीछे से कोई मुझको प्रेरित कर रहा है। हमने नाव को घुमाया और नाव को ले जाकर के जब गंगा के तट पर गए, हमारे हाथ में त्रिशूल समाज के लोगों ने दिया था। तो जब त्रिशूल के सहारे में गंगा के किनारे उतरा तो बिल्कुल वह गाइड की तरह, वह भैरव जो था गाइड की तरह ऐसे 30-40 फीट की हाइट तक चलता चला गया, पीछे पीछे मैं गया, और एक और हमारा बांसघाट का भक्त है वो भी साथ था। हम जब वहाँ आगे बढ़े तो देखे कि दीवार जब नज़दीक पहुँचे तो एकदम आदमी की तरह वह भैरव जो कुत्ता था वो दाहिने की ओर मुड़ गया, और बाएं जब मैं देखता हूँ तो सैकड़ों की संख्या में लगभग लाशें पटी हुई थी। तो आप विभत्स सीन था वो, और हम लोगों ने उसकी तस्वीर लिया। उसके बाद हमने सरकार को लिखा, महामहिम राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, जो भी एक प्रोसेस है कि भाई ये किसी की लाशें हैं, मानव की लाश है एक, और इनका निष्पादन सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ होना चाहिए, और ये एयर और वाटर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ मामला है। हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं, PIL का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं जनहित याचिका। ये जनहित याचिका तब दायर की जाती है जब सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाती है और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोई भी सामान्य नागरिक इस कार्य को कर सकता है। गुड्डू बाबा ने अपने जीवन की सेव मिशन गंगा का जो शुरुआत किया तो इसी PIL के माध्यम से किया। ये बहुत रोचक बात है कि PN भगवती सर ने इसको प्रारंभ किया था, लेकिन उसको विस्तार देने का काम गुड्डू बाबा ने किया। तो गुड्डू बाबा जी की जो मेरा प्रश्न ये है कि PIL जो आपने किया तो उसमें सरकार का क्या रुख था? इसमें ये मामला CBI को जाने के कोर्ट ने मन बना लिया था, क्योंकि PMCH के पोस्टमार्टम के पीछे से लाशें पाई गई थी। वो सचित्र फोटोग्राफ हमने कोर्ट के सामने लगा दिया था, लेकिन PMCH एडमिनिस्ट्रेशन अपने को बचाने के लिए कह रही थी कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, मेरे बाउंड्री वाल के पीछे फेंका हुआ है। लेकिन हमने जो फोटोग्राफी किया था बिल्कुल साक्षात था कि उनकी जो दीवार थी वहाँ पर एक लोहे का फाटक लगा हुआ था। हमने ये तर्क दिया कि ये बॉडी को जब बाहर फेंकना होता है तो इस गेट को लोग खोलते हैं और बाहर फेंकते हैं। तो ये सारी चीज़ एस्टेब्लिश हुई, उसके लिए कोर्ट ने कमेटी भी गठित किया था।
थ्री मैन कमेटी गठित हुई थी। हमारे अभी लोकायुक्त महोदय हैं बिहार के, नील कुमार झा जी, ऑनरेबल जस्टिस, और सीमा लिखा उस समय एडवोकेट थी, बाद में वो भी जज बनी। माने काफ़ी सशक्त लोगों की एक टीम बनाई गई हमारे कंप्लेन पर कि इसकी जांच कर लाइए। तो एक ऐसा वाक़या अभी कोर्ट में आया था कि तो ऑनरेबल जो समय जो टीम थी वकीलों की, ये सभी वकील थे उस समय, तो इन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि दानापुर से बॉडी फ्लॉट करते हुए आती है। PMCH को, गवर्नमेंट को सेव करने थोड़ा सा लगा हमें। तो हमने कहा, इनकी बात सुनने के बाद हमने कहा कि बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ जो विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये बॉडी दानापुर से फ्लॉट करते हुए आती है तो शायद PMCH पोस्टमार्टम के पीछे पहुंचने के बाद वो चलना शुरू करती है, 30 से 40 फीट हाइट पे जाती है, और फिर वो सारे पोस्टमार्टम के लिए पेट फाड़ लेना, पैर में प्लास्टर लगा लेना, ये सारी चीज़ें वो लोग कर लिया करते हैं। तो इसमें कोर्ट में सभी लोगों ने बड़ा ही मजाकिया लहजे में इसको लिया था, सब लोग हंसने लगे थे। यानी सेव मिशन गंगा पर जो आपका तर्क था उसको जज ने सही एक्सेप्ट किया, और कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया। कमेटी ने पुनः उसको कहा कि ये हमारा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट मान लिया जाए, हम लोग एक रिपोर्ट और देंगे। तो दूसरी जो रिपोर्ट आई उसमें काफ़ी ऑनेस्टली उन लोगों ने बताया कि ऐसा बॉडी जो है आती है वहाँ पर और पुलिस वाले नहीं ले जाते, इसकी वजह से इस तरह का एक्सेप्ट कोर्ट ने भी किया। तो उसने, कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन कर दिया 16 मार्च 2001 को कि लावारिस लाशें जो हैं वो राज्य सरकार की जवाबदेही है, और इनका निष्पादन जो है सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ और नॉन फेथ, रिलीजियस फेथ के अनुसार इनका होना चाहिए। और यह जो कोर्ट का आदेश था, हस्तक्षेप था, ये पूरे देश पे एक सनसनीखेज खबर की तरह गई थी। यानी आप कहना चाहते हैं कि इस घटना के बाद जो लाशें मिलती हैं जिसका पहचान करना मुश्किल होता है, उसका सही ढंग से निष्पादन करने के लिए सरकार को आदेश दिया गया, उसका पालन हो रहा है। इसमें हम और थोड़ा सा आगे का आपको बता देते हैं, यह मामला सिर्फ पटना तक ही नहीं रह गया, बिहार तक। जब RTI आया तो हमने इस देश के सभी राज्यों के DGP से RTI से मांगा कि आपके यहाँ सर्टेन 11-12 का मामला था कि कितनी लाशें आपके यहाँ पाई गई। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि आप सरकार से कोई भी सूचना अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाबा ने उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ये कार्य शुरू किया था। तो उसमें क्या हुआ कि पूरे स्टेट से एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस समय जो है कश्मीर हमारा अंग नहीं था, तो उन लोगों ने यह कहकर भेज दिया कि 370 धारा के तहत कश्मीर हमारा भारत का अंग है, लेकिन कश्मीर में कोई कानून तभी लागू होता था जब वहाँ की विधानसभा द्वारा उसको पारित हो जाना पड़ता था, तभी जाकर उसको लागू किया जाता था। RTI एक्ट तो पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से, लेकिन वह कश्मीर के विधानसभा से पास नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर उसको लागू नहीं किया। मुझे बताया गया था, RTI से वापस आया था कि 370 धारा की वजह से आपको सूचना नहीं दिया सकती है। तो अब तो खैर वहाँ से भी आ जाएगा। तो हमने उसको, जब सूचनाएं आई पूरे स्टेट के माध्यम से, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी इस देश का गुड्डू बाबा एक ऐसा नागरिक है कि उसकी फाइलें इस देश के सबसे अधिक थानों में दर्ज हैं RTI के माध्यम से। क्योंकि DGP के माध्यम से SP को गया, SP के माध्यम से DSP को गया, DSP ने कंसर्न थाने को भेजा, और जो RTI की सूचनाएं मेरे यहाँ आना शुरू हो गई तो उसमें स्पष्ट आने लगा कि लेटर नंबर, डेट, उसके बाद आपको बॉडी की संख्या, प्लेस, ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से आने लगी। आपको दिखा देंगे कि हमारे यहाँ के 2 बोरे वो फाइल पड़े हुए हैं, वो कागजात RTI के। और यह मैडम ने काफ़ी सहयोग किया, हमारे अंजू मैडम जो हैं, और हमारे अभियान के सेक्रेटरी भी हैं। उनका ड्यूटी था कि वो जैसे लेटर आता था उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करती थी, लेटर नंबर, डेट, सारी चीज़ें करके, बॉडी की संख्या, प्लेस। और जब हमने काउंट किया तो जब 70,000 के लगभग ये बात आ गई, तो हमने उसको कंप्यूटर पर टाइप करवाया और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के हमने जनहित याचिका दायर की 2013 में, जिसका नंबर है रीट पिटीशन 163/2013। और क्योंकि मैं इसलिए कर पाया, आसान मेरे लिए हो गया कि इसके लिए मैं पटना हाई कोर्ट से ऑलरेडी मुकदमा PI के माध्यम से मेरे लिए ऑर्डर हो चुके थे। इस ऑर्डर को लगाते हुए हमने, और फिर 2012 में भी हुआ, 11-12 में आप देखेंगे पटना जंक्शन पर लाशें कहीं कहीं रखी जाती थी, लेकिन हमने उस पर रोक लगाने की कोशिश की, और पटना जंक्शन पर जो ठेले पर लाश रखे रहते थे उसकी तस्वीर खींच करके पटना हाई कोर्ट में हमने मुकदमा किया। और उस समय कोर्ट का आदेश हो गया, गवर्नमेंट को आदेश हुआ कि आप
इसके लिए गाइडलाइन बनाइए, रूल बनाइए, विद्युत सौदा मैंने वहाँ पर मॉर्चरी बनाइए, मुर्दा घर बनाइए और पब्लिसाइज करने का भी आदेश पटना हाईकोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस टी मीना कुमार ने गवर्नमेंट को दिया था। उसमें बिहार के रेल आईजी या इतने याद नहीं आ रहा यानी है। आप कहना चाहते हैं कि नदियों में जो लाशें बहाई जा रही थी उससे आपने नदियों को मुक्त कर दिया। नदियों को मुक्त कराए और ऐसे लावारिस लाशों के सम्मान के लिए सड़कों पे नहीं फेंक सकते। पूरे देश के लिए यहाँ तो लड़े ही थे, फिर 11 में जो हाई कोर्ट का आदेश था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस पर कार्रवाई करें, तो उसके भी आदेश को लगाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस उस समय थे BS चौहान की कमेटी ने स्ट्रेट आदेश किया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप इस पर गाइडलाइन सर्कुलर क्या है आप बताइए। ये मुकदमा 1 मई 18 तक चला, 13 से लेकर 18 5 साल। और वहाँ पर गाइडलाइन और सर्कुलर के लिए लास्ट में कहा गया मई में 17 में कि पिटिशनर अपना एक सबमिशन दें। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल वहाँ पे पिंकी आनंद जी गवर्नमेंट की तरफ से थी। हम लोगों ने भी अपना सबमिशन दिया जा करके, और इसके लिए 3 बैठकें गृह मंत्रालय के आदेश पर हुआ और उसमें मैं भी भाग लिया था। हमारी मैडम अंजू मैडम भी गई थी उसमें। इस देश के गृह मंत्रालय के कई राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव थे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, और बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए कि जो स्कीम हमने दिया था वही स्कीम अप्रूव्ड हुआ है और वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर गवर्नमेंट ने दे दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है इस देश में कि 70,000 लावारिस लाशें अपने न्याय के लिए मांगती रह गई। लेकिन 1 मई 18 को जो कोर्ट में दिया गया था गाइडलाइन, उस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा कि चूँकि गवर्नमेंट तो काम कर रही है, गवर्नमेंट ने तो लेजिस्लेशन के लिए कैबिनेट को भेज दिया है, लेकिन मैं बहुत कारणों से आ रहा हूँ अब सड़कों पे लोगों के बीच में, क्योंकि ये सभ्यता संस्कृति वाले लोग, मैं किसी से विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 70,000 लावारिस लाशें इस देश में अपने अधिकारों के लिए लड़ती रह गई। उस समय वहाँ की DG थी अर्चना रामचंद्रन जी, उन्होंने कहा था कि गुड्डू बाबा ये आपका जो काम है मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँगी कम पड़ जाएगा, और ये जिंदों के लिए नहीं है, मरने वालों के लिए नहीं है। आपने मरने वालों से ज़्यादा जिंदों के लिए काम किया है कि जो लोग मरते हैं उनके जो परिजन हैं, उनकी माता है, उनकी धर्मपत्नी है, बहनें हैं, पिताजी हैं, और ये रूल है कि जब तक डेथ डिक्लेयर नहीं होगा तब तक LIC का पैसा नहीं मिलेगा और आपको बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। तो ये पूरे देश का अरबों अरबों रुपया हर प्रत्येक साल जो है वह डूब जाता है आम लोगों का। लेकिन यदि राजनेताओं, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, राजनेताओं की हित की बात होगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 10 मिनट में पार्लियामेंट से सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो पास हो जाता है। लेकिन आम लोगों के हितों की बात सरकार, कोई भी सरकार हो, उस प्रायोरिटी में नहीं है इस देश में। इसलिए बिहार में मैंने शुरुआत किया है और पूरे देश के लिए मैं काम करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार को इस पर एक्टिव हो, जितना होना चाहिए था उतना एक्टिव नहीं हुई है। धोखाधड़ी हुई इस देश के साथ, हमारी केंद्रीय सरकार ने धोखा दिया। कोर्ट में दे दिया गया गाइडलाइन की, गाइडलाइन बन चुकी है, लेकिन ये 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक 1 मई 18 को केस डिस्पोजल हुआ था, अभी तक गाइडलाइन नहीं कैबिनेट से पास हो पाया। यानी आप ये चुनावी मुद्दा मैं बनाऊंगा, सभ्यता संस्कृति वाले लोगों के खिलाफ मैं बनाऊंगा। इस बार बीजेपी के खिलाफ मैं बोलूँगा कि ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये सभ्यता संस्कृति की बात थी, लावारिस लाशों की बात थी, ये गौशाला की बात करते, बहुत सारी बात करते, लेकिन ज़मीन पे नहीं करते। सिर्फ इनका उद्देश्य होता है अपना पर्सनल। गंगा सफाई योजना से जो आपने शुरुआत की, उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाते हुए लावारिस लाशों तक ले गए और इसके लिए आपने PIL दाखिल किया। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं या दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सरकार का जो हस्तक्षेप होना चाहिए था वो नहीं हुआ और सरकार इसके मामले में उदासीन बनी रही। यही सही है? प्रायोरिटी में तो नहीं रही है, इसके लिए लोगों को जगना पड़ेगा। देश क्या सरकार ने उसके लावारिस लाशों के लिए पैसा सा भी कुछ मुहैया कराया था क्या? वो गाइडलाइन जब में सारी बातें दी हुई थी, हमने रिकमेंड किया था 5,000 रुपया एक लावारिस लाशों के लिए। मेरा एक सोच था कि इस देश का नागरिक कोई भी हो, लावारिस कोई बन जाता है, क्योंकि आप रेलवे से सफ़र कर रहे हैं, यदि कुछ हो गया तो धीरे से लोग ट्रैक से नीचे गिराते हैं, और आप
अननोन में चले जाते हैं। पूरे देश में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या ऐसी होती है जो लावारिस। पटना का लीजिए ना, 1636 लाशें पटना में सिर्फ 2 साल में पाई गई थी रेलवे स्टेशन पर। 4700 लाशें पाई गई थी मुंबई सेंट्रल पर। 3700 लाशें पाई गई थी रेलवे स्टेशन दिल्ली में। तो इस तरह का इतना कानपुर में 700, इतना बड़ा बड़ा संख्या जो होता है वह कोई लावा पागलों का और भिखमंगों का नहीं होता है, आम लोगों का भी होता है, सभी लोग का होता है। और भिखमंगे और लावारिस जो हैं, गरीब हैं, वह भी तो इस देश के नागरिक हैं। ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि इसको, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी सरकारें बनती है प्रायोरिटी में जनता होती नहीं, और जनता के पास एक मजबूरी है कि हमारे इस देश में लोगों को जाति, पार्टी, धर्म का ऐसा विष पिलाया गया है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग बिहार से करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे बिहार परिवर्तन की माटी रही है, और परिवर्तन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लवारिस लाशों की जो समस्या है, आपके हिसाब से ये समस्या पूरे भारत में है, बिहार ही केवल नहीं है, और सरकार का रवैया इसके प्रति नकारात्मक है? मैं तो कह सकता हूँ कि ये भारत की सरकार की और जो लोग भी हैं उपेक्षा है, क्योंकि ये गुड्डू बाबा बिहार से बिलोंग करता है, बिहारियों का नाम नहीं हो। बिहार के जो भी हमारी बात सुन रहे हो, इसे गौर से सुनो। जितने बिहार के मंत्री हैं, जितने नेता हैं, उनसे पूछो कि गुड्डू बाबा ने जो गाइडलाइन बनी थी गुड्डू बाबा के कंप्लेंट पर, उस गाइडलाइन का हेडिंग है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। क्या लोगों को आपत्ति थी कि वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं हुआ? ये दूसरे किसी स्टेट के लोगों का PIL होता तो गाइडलाइन बन गई होती। लेकिन चूंकि बिहार के हैं, गुड्डू बाबा बिहारी हैं, बिहार की माटी से जुड़े हुए हैं, इनकी उपेक्षा की जा रही है। लेकिन ये भ्रम पाल के बैठे हैं जो लोग भी हैं। गुड्डू बाबा इस भारत का नागरिक है, इस देश का बेटा है गुड्डू बाबा। आवाज़ जो गुड्डू बाबा की है, यह बिहार और देश की माटी की है। चिंता मत करिए, सत्ता पे बैठे हुए लोग किसी भी पार्टी के हों, अग्नि बिहार से उठ रही है, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठ रही है जिसने 22 साल तक सेव मिशन गंगा बचाओ अभियान इस देश के, और आज तो विश्व के साथ 5वें धनी व्यक्ति हो गए मुकेश अंबानी रिकॉग्नाइज करते 2009 में गुड्डू बाबा को। मीडिया करती है, CNN IBN के राजदीप सरदेसाई करते हैं, अभी न्यूज़ 18 में प्रभाकर जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, कई लोग, ये सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इन्हें बहुत परहेज होता है। उन्हें पता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ज़मीनी स्तर पर पूरा जीवन त्याग करके समाज के लिए कर रहा है। यदि कुछ इसे आगे बढ़ा दिया गया, इसका कहीं नाम करा दिया गया, तो ही हम लोग को परेशान तो ऐसा भी करेंगे। 81 जनहित याच का, 81 जनहित याच का पूरे देश में आज गुड्डू बाबा से ज़्यादा किसी ने नहीं कर रखा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं उनके व्यवहार से? नहीं, हम बीजेपी नहीं, हम पब्लिक की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। और चूंकि संजोग से भी वहाँ पर हैं बीजेपी के लोग, तो मैं किसी भी सरकार से अपने लिए कुछ काम नहीं करता हूँ। कोई भी सरकार अभी जो वर्तमान सरकार है, उसका निर्मल गंगा योजना प्रोजेक्ट है, हाँ। जिसमें 11,000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए दिया गया था, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी जो हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके नेतृत्व में ये चला था। तो आप उस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि 2008 में उस समय के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, चुनाव से जस्ट पहले, गंगा का लाभ लेने के लिए। और उन्होंने 15,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से कर्ज लिए थे। उस दिन भी गुड्डू बाबा ने एक आवाज़ लगाई थी, इसे पूरे राष्ट्र के चैनल ने दिखाया था। हमने कहा था कि गंगा अपने परिचय के मोहताज नहीं, आपने राष्ट्रीय नदी बनाकर कोई बहुत बड़ा गंगा का भला नहीं किया है। गंगा की तो वह प्रतिष्ठा है कि जब विश्व की सबसे प्रदूषित नदी टेम्स नदी प्रदूषित थी, तो वहाँ के लोग आकर गंगा जल ले जाकर टेम्स नदी में डालते थे। यह धारणा थी, लोगों की आस्था थी कि गंगा का जल पड़ने से टेम्स भी पवित्र हो गई। लेकिन वहाँ की सरकार जग गई, और वहाँ की आज टेम्स नदी विश्व की सबसे स्वच्छ नदी बन गई है। तो गंगा को बचाने के लिए विदेशों से कर्ज वर्तमान सरकार ने, आप कम पैसे बताए हैं, 20,000 करोड़ रुपया तो पहले फेज़ में था, टोटल 53,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और आज जैसे कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री केयर फंड की स्थापना की, हमने उस समय सुझाव दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री आम लोगों से गंगा को बचाने के लिए एक फंड के ये सेटल करें, और आम लोग, सड़क के रिक्शा वाले, गरीब से गरीब लोग भी गंगा के प्रति आस्था और गंगा के लिए लोग देंगे।
क्योंकि इस देश की जितनी आबादी है अब तो 130 करोड़ हो गई और सभी लोग गंगा को माँ कहते हैं, तो जिस माँ के 125 करोड़ से ऊपर के बच्चे हों उसको बचाने के लिए बाहर से कर्ज लिया जाता हो और उस कर्ज की भी बंदरबांट और घोटाले होते हैं, हो चुके इस देश में। गुड्डू बाबा ये कहना चाहते हैं कि बाबा हम लोग को भी समझना है कि 53,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया और आप ये कहते हैं कि सरकार को कहीं से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं थी। जब 125 करोड़ लोग एक एक रुपया भी देंगे तो 125 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो क्या कारण है कि आप देखते हैं कि सरकार को कर्ज ले रही है, उसके बावजूद भी गंगा नदी की कोई सफाई नहीं हो पा रही है और स्थिति जैस की तस बनी हुई। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? मैं बिहार से शुरू कर रहा हूँ, नई पाली की शुरुआत कर रहा हूँ, बच्चों को जगा रहा हूँ, बिहार के युवा जग रहे हैं, क्योंकि हमारा देश दिन पर दिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो कर्ज में जन्म लेता है। इस चीज़ को बिहार के लोगों को और देश के लोगों को समझना होगा कि हमारा जो बच्चा जन्म लेता है इस देश में वो कर्ज में क्यों जन्म लेता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि 10 लाख करोड़ रुपया इस देश का राइट ऑफ हुआ है, अंग्रेज जैसे लूट कर ले गए थे। चुनाव के पहले काला धन की बात आती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि अपने ही लोगों ने और सभी सरकार ने मिल करके। नहीं बाबा, हमें हाँ। ये समझना है कि गंगा सफाई योजना जो जिसकी शुरुआत आपने की, जहाँ से आपने अपना सामाजिक आंदोलन शुरू किया, तो उसके लिए सरकार ने उसको राष्ट्रीय नदी की घोषित की। अभी वर्तमान सरकार ने भी उस पर पैसे लगाए हैं, उमा भारती जी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ। तो क्या कारण आप देखते हैं कि अभी भी जो है गंगा निर्मल नहीं हो पाई है? जैसे टेम्स नदी निर्मल हो गई, वैसे गंगा नदी के निर्मल होने में कौन सी बाधा आप देखते हैं? सबसे बेसिक ये है कि गंगा में या किसी भी नदियों का जो पॉल्यूशन का फैक्टर होता है वह 74% सीवरेज का है, नालों के पानी का है। तो अभी तक इस देश में एक मुद्दे भी सीवरेज का पानी गंगा में जाने से नहीं रोका गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 86 से बैठाए गए, सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में। पटना में ही आप देखें जीर्ण शीर्ण अवस्था में सब है, नए मशीनें बैठाई जा रही हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप गंगा में प्रदूषण का जो कारक है उसको नहीं रोकेंगे, सीवरेज के पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट 24% जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और उसका जब तक केमिकल नहीं गंगा में जाने से रोकेंगे या किसी नदियों में। तो 54,000 करोड़ रुपए तो खर्च इसी के लिए होना था बाबा। तो वो खर्च आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो पैसा अलॉट किया 54,000 करोड़ रुपया, वो खर्च नहीं कर पाई? सरकार का बड़ा पैसा इस देश के लोगों को पूछना चाहिए, भारत की सरकार से, राज्यों की सरकार से, कि आपने गंगा को बचाने के लिए कितनी गंजी, नमामि गंगे के नाम पे गंजी बांटी गई, टोपियाँ बांटी गई और लोगों को अवेयर किया गया। और मैं इस देश के लोगों को, युवाओं को बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2% जो है किसी भी नदी का पॉल्यूशन का कारण वो आम लोग होते हैं, उसमें भी 1% जो है पॉलीथीन सबसे बड़ा कारक है पॉल्यूशन का। जैसे हमने जो प्रयास किया अपने स्तर से, जानवरों के 100 को भी गंगा में नहीं फेंका जाए, मानव के 100 को नहीं फेंका जाए, जानवरों के 100 को गंगा में नहीं फेंका जाए। इसलिए 10 साल संघर्ष किए बिहार की माटी पर। तब जाकर के 2017 में कंटेम्प्ट जब कोर्ट का प्रोसीडिंग चला, कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया कि भाई आप या तो पालन करें या आपके ऊपर हम कार्रवाई कर देंगे। तब जाके बिहार की सरकार ने 3,57,00,000 का, उस समय चीफ सेक्रेटरी थे अंजनी कुमार सिंह, कोर्ट में अलॉटमेंट लेटर दिया गया, तो उससे विद्युत सौदागरी बनी है पटना के रामचक दरिया में। और वो पूर्वोत्तर भारत का पहला मशीन है। मात्र 3,57,00,000 की राशि से एक पॉल्यूशन का बड़ा फैक्टर जो जानवर गंगा में फेंके जा रहे थे वह रुक रहा था, लेकिन उसके लिए सरकार आगे नहीं बढ़ी। और वह मशीन आज बता रहे हैं पटना वासियों को, सरकार को भी बता रहे हैं कि वह मशीन भी बंद कर दी गई है, चूँकि उसके ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया गया है। आप कहना चाहते हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि जो काम के लिए मशीन शुरू की गई वो फिर बंद भी कर दी गई। इसलिए बंद कर दी गई कि आप जैसे किसी से, आप ही मान लो कि आप सब काम कर रहे हो, आपूर्तिकर्ता हो, ठेकेदार हो, आपसे काम करवाया जाता रहेगा, आपने एम्प्लॉई रखा है, आपको पेमेंट नहीं होगा, तब कहाँ से कर पाओगे एक लंबे समय तक। सेव मिशन गंगा जो है, क्या देख रही है कि क्या वो गंगा की सफाई करने में सफल हो पाएगी या पूरी तरह से ये सरकार के भरोसे ही चलेगा? देखिए, मैं लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोग जगेंगे। जब समाज जग जाएगा तभी सरकार को जगना मजबूरी होगा। दूसरी चीज़ कि आज सरकार में जो भी लोग जा रहे हैं, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं तो जानता हूँ कि 5 साल तक जो उनका था संस्कार,
वह संस्कार नहीं बचा है और मैं इस्टेब्लिश कर दूंगा, क्योंकि मैं भी अब सड़कों पे आ गया हूँ। ठीक है, क्योंकि सुशासन आज बिहार में गाली बन चुका है। इनका ये खुद बताते, मुख्यमंत्री बताते कि गुड्डू बाबा बताइए कि हमारे किस मंत्रालय किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है या है, हमको इस्टेब्लिश कर देंगे। तो इस तरह की आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है। आप मुख्यमंत्री को इस बार विधानसभा चुनाव में खुली चुनौती देने वाले हैं? मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा निमित्त मात्र हूँ। जिस तरह से निमित्त मात्र बन करके ऊपर वाले के सहारे में 22 साल कोर्ट गया हूँ, उसी तरह से बिहार में, और मैं बताऊँ कि मैं बिहार में क्यों इसमें कूदने जा रहा हूँ। 22 साल के कोर्ट के कार्यकाल में ऑनरेबल जज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गुड्डू बाबा आप हम लोग के सामने आकर के अच्छी बातें करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का मामला होगा कोर्ट आएंगे, गौशाला बचाना होगा कोर्ट आएंगे, पर्यावरण बचाना होगा कोर्ट आएंगे, शिक्षा विभाग को बचाना होगा कोर्ट आएंगे। आप नित्य कोर्ट आते हैं, तो इस सरकार का काम हम लोगों से कितना करवाइएगा। तब समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कोर्ट आदेश कर रहा है, कोर्ट ये मान रहा है। आप इसीलिए, चूंकि सरकार नहीं काम कर रही है और न्यायालय को बार बार दबाव पड़ रहा है, इसलिए गुड्डू बाबा ने निर्णय किया कि अब हम चुनावी राजनीति में आएंगे। बिल्कुल चुनावी राजनीति में आएंगे, अपने जो स्वच्छ छवि के बच्चे हैं उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसलिए जब तक वहाँ अच्छे लोग नहीं जाएंगे, अब देखिए देश पे कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी थी। बिहार के युवा, बिहार के माटी के लोग गौरव महसूस करेंगे आने वाले समय में कि ये सुधार की शुरुआत बिहार से हो गई। बाबा, हम उस विषय पर और चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग को जानना है कि सेफ गंगा मिशन का जो सामाजिक आंदोलन का जो रास्ता था, उसको छोड़कर आपने उसको एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में खड़ा करने का नहीं, मैंने गंगा को पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री के जिम्मे चला गया है कि उन्हें सपना आया था, उन्हें गंगा ने बुलाया था, वो बनारस चले गए थे। मुझे गंगा ने बुलाया नहीं है, न मैं गंगा के पास गया हूँ। यह मेरा नियति है कि मैं गंगा। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी, तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम गंगा को साफ करेंगे। उस घटना को बीते हुए 6 साल से अधिक हो गए। तो क्या आप मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था उसकी ओर वो चल नहीं रहे हैं, केवल उन्होंने बोल दिया था? ऐसा है कि मैं समझता हूँ उससे बड़ा कुपुत्र इस माटी पर नहीं हो सकता है जो अपनी माँ को बचाने के लिए संकल्प और कसम लेता हो। पितृ ऋण और मातृ ऋण कोई भी बेटा आज तक नहीं चुकाया है, न चुका पाएगा। यदि गंगा को माँ कहते हो तो संकल्प लेने की जरूरत है, कसम लेने की जरूरत है। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है। और हम लोग देखिए भारत का इतिहास क्या है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यह हमारी पहचान है और इस पहचान को बचाने के लिए कसम खाने की ज़रूरत है। यानी सरकार ने जो पैसा, सरकार ने तो अपना दायित्व निभा दिया कि पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। पैसे से गंगा साफ नहीं होगी। गंगा साफ होगी स्वच्छ हृदय से, इच्छा शक्ति से। या मैं शुरू से 22 साल से कहते आ रहा हूँ, इच्छा शक्ति चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो वर्तमान सरकार को हटाना ही विकल्प होगा? मैं क्या हटाऊंगा, लोगों ने मन बना लिया है बिहार में। आप देखिए आगे आगे होता क्या है। यानी गंगा का मुद्दा जो है बिहार की राजनीति में इस पर सुनाई देगा? गंगा नहीं, जवान किसान मोर्चा बिहार में जो लोग भी सुन रहे हैं या देखेंगे हमारे इसको, ये लोग कहते थे कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। आप विकल्प के लिए अब तो लोगों ने भाड़े पर आदमी रख दिया है चौक चौराहों पर। यह प्रचारित कराया जा रहा है कि नीतीश जी का विकल्प क्या है। ऐसा है कि यह जो विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, यह अब उनके निगेटिव पार्ट में जा रहा है। जवान किसान मोर्चा पूरे बिहार में 243 सीटों पर तैयारी के साथ उतर रहा है। और जवान और किसान, एक जवान जो बॉर्डर पर रह के देश की सुरक्षा करते, दूसरा किसान। हमने पहले भी कहा है, कई स्टेटमेंट मैंने जारी किया है कि मैंने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, भगवान को मैंने नहीं देखा है। मैं भगवान जिसे मानता हूँ, जो बॉर्डर पर जो है वह हमारा भगवान है, क्योंकि सुरक्षित लोगों की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। और दूसरे हमारे किसान हैं जो अन्न उत्पादन करते हैं, तो उससे हम लोगों का भरण पोषण होता है। पूरी क्या कहते हैं, मानव सृष्टि और पूरे पर्यावरण, जानवरों का भी तो वो खेती करता है, तभी उसे चारा मिलता है। तो उसको मैं भगवान मानता हूँ और दोनों ही भगवान की उपेक्षा हो रही है। और मैं दोनों भगवान का मिलन कर, और बीच में जवान का मतलब युवा है, युवा को जगा करके। क्योंकि यंग इंडिया में सुनता था, लेकिन इस बार बिहार में
यंग बिहार बनने जा रहा है। और हमारे युवा जाकर के वहाँ पर, चूँकि गंगा से जुड़ा हूँ, तो गंगा की तरफ पवित्र लोग जाकर के उसको पवित्र कर देंगे उस स्थल को। चूँकि मैंने बार बार कहा है कि इस देश में सबसे कोई पवित्र स्थल है तो वह राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा। चूँकि यहीं से जो नियम कानून बनते हैं उसी से हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी और सभी लोगों को सिस्टम में चलना पड़ता है। तो क्यों नहीं जहाँ पे कानून बनता है, सब कुछ वहाँ बनाने का अधिकार है। जवान किसान मोर्चा जो आपने बनाया है, क्या वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो आपने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जवान किसान मोर्चा के लिए 243 लोग मिल गए हैं, या युवा पीढ़ी को आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो आएंगे तो आप उनको टिकट देंगे? बिल्कुल, मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये जागृत करते आ रहा हूँ। 2 साल से मैंने कई जिलों में सामाजिक योद्धा सम्मान समारोह चलाया है, युवाओं की तलाश की है। और भी मैं, देखिए कंपटीशन का युग है, यदि युवा आपस में जिस तरह से सर्विस के लिए वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, वह हमारे जवान किसान मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर आएँ, जुड़े। चूँकि यह एक राष्ट्र निर्माण की बात है, यह देश बचाने की बात है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बड़ा है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जवान किसान मोर्चा जो है किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि इस बात के लिए हमको बहुत संभल कर चलना है कि वैसे बहुत सारे रिजेक्टेड लोग जिनको सोसाइटी में कोई मामला नहीं है बनता है, पॉलिटिशियन हैं, वैसे लोगों ने भी समाज को धोखा देने के लिए कहीं कहीं छोटी छोटी पार्टियां के साथ संपर्क बना रखा है, अभियान चला रहे हैं। तो हमें बहुत फूंक कर कदम चलना है। चूँकि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उससे सीखना ही, ये क्या कहते हैं, सफलता तक ये होना चाहिए। मैं बहुत संभल कर धीरे धीरे चल रहा हूँ और धीरे धीरे चल कर के हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे यूथ एजेंडा लाइव। हमारे साथ हैं गुड्डू बाबा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गंगा सफाई योजना से वो जुड़े और वो आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने करीब करीब 82 PIL दाखिल किया, यानी जनहित याचिका दायर किया और लोगों को जगाने का काम किया। अब ये सामाजिक आंदोलन से आगे बढ़कर राजनीतिक आंदोलन में बढ़ रहे हैं और वर्तमान बिहार में जो 2020 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें यह जवान किसान मोर्चा के नाम से एक संगठन को आगे कर रहे हैं, जिसमें 243 सीटों पर इनका चुनाव लड़ने का इरादा है। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है। धन्यवाद।